पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन के बारे में, जो कि 4 सेक्शंस में बताई हुई है। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 22A एंड सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 21 से। सो अगेन आई एम मेकिंग इट क्लियर कि आई एम नॉट रीडिंग बेयर एक्ट। मैं बेयर एक्ट बिल्कुल भी रीड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बेयर एक्ट में लिखा है वो एक एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती चलूंगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 21। सेक्शन 21 सेज एडमिशंस आर रेलेवेंट and admissible against the person making it, but it can't be proved on behalf of person who makes it. इसका मतलब ये है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एडमिसिबल होंगे एंड नॉट सेल्फ सर्विंग। तो क्या जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होंगे वो तो एडमिसिबल होंगे, लेकिन जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगा वो एडमिसिबल नहीं होगा। मतलब वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। देखो अब सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट क्या होता है। वो स्टेटमेंट जो हम खुद के खिलाफ दे रहे हैं। कोई अक्यूज्ड अगर है तो वो अगर अपने खिलाफ कुछ बोल रहा है तो कोर्ट उस चीज को एडमिट कर लेगी, तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर वो अपने फेवर में बोल रहा है, अपने फेवर में तो हर कोई बोलता है, ठीक है, तो ऐसा एडमिशन नहीं माना जाएगा। ये चीज कोर्ट एडमिसिबल नहीं करेगी। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है। अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो इस सेक्शन में सिर्फ इतना बताया है कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं वही एज एन एडमिशन एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में। सेल्फ सर्विंग जो स्टेटमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं एडमिसिबल, ठीक है। जनरल रूल यही है कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हैं वो एडमिसिबल होंगे, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है। इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं। भाई हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, तो वैसे ही इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर मान लो कोई भी एडमिशन सेल्फ हार्मिंग नहीं है तो वो सेल्फ सर्विंग, अब ऑब्वियसली सेल्फ हार्मिंग नहीं है तो सेल्फ सर्विंग होगा, तो वो कैसे कोर्ट में एडमिसिबल होगा, अब उसके एक्सेप्शन हम देखेंगे। Situations when self-serving statements will be relevant। अब ये 3 सिचुएशन है, 3 situations are there जहां पे हमें पता चलेगा कि जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होंगी वो भी रेलेवेंट होंगी। तो पहली है, इफ पर्सन वर डेड देन सच स्टेटमेंट वुड हैव बीन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट का डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 32 बताता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो मान लो कि अगर कोई इंसान मर रहा है और उसने मरते मरते अगर कुछ बात कही है कि मतलब ऑब्वियसली वो मरते मरते अगर उसने ये बताया है कि उसकी जो डेथ है वो किस तरीके से कॉज हुई है, तो ये जो होगा ये एडमिशन एडमिसिबल होगा कोर्ट में, ठीक है। भले ये एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है बट फिर भी ये एडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 32 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एक्सेप्शन, स्टेटमेंट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। उसका जो स्टेटमेंट है वो मतलब उसकी माइंड या फिर बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख के पता चल रहा है, उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसको देख के पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। मान लो कि उसको कहीं चोट लगी हुई है किसी तरीके की, तो वो चीज देख के पता चल रही है। तो इस वजह से अगर वो इस वाले में अगर वो अपने लिए कुछ कहता है तो वो भी एडमिसिबल होगा। सो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, तो ये भी एडमिसिबल होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कंडक्ट भी लिख दे रही हूँ कि जिससे याद रहे कि हाँ उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। थर्ड है, व्हेन स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन। जब स्टेटमेंट रेलेवेंट है, भले ही वो एडमिशन नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है, जैसे कि सेक्शन आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में 7 में 8 में इस तरीके से अगर है तो वो भी हो जाएगा, तब भी उसे रेलेवेंट माना जाएगा अदर देन एडमिशन, अगर कोई भी स्टेटमेंट रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये हुआ
हमारे एक्सेप्शंस इस रूल के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा सेक्शन 21 किस बारे में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 हमें बताता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। Section 22 provides that oral admission as to contents of document are not relevant. However, देखो ऐसे oral admissions document में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताने के लिए कब कब इंसान oral admission दे सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताने के लिए इंसान कब कब oral admissions दे सकता है वो बताता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन बताता है। सेक्शन 22 इस बारे में बात करता है। तो पहला कब बता सकता है वो ओरल एडमिशन कब दे सकता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में, व्हेन ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जब वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है, और व्हेन जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, या फिर जो डॉक्यूमेंट की जो जेन्युइननेस है वो अगर क्वेश्चन में है तो भी उसका जो ओरल एडमिशन होगा वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में। इतनी बात सेक्शन 22 करता है। यही सेम चीज आपके बेयर एक्ट में भी लिखी हुई है। नाउ सेक्शन 22A, सेक्शन 22A टॉक्स अबाउट व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स पे कब रेलेवेंट होंगी, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कब रेलेवेंट होंगी। तो सेक्शन 22A प्रोवाइड्स दैट ओरल एडमिशन as to contents electronic record are relevant only when the genuineness of electronic record is in question। जब इसमें सिर्फ एक ही बार रेलेवेंट होगी सेक्शन 22A में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो होगा वो तब एक ही बार सिर्फ रेलेवेंट होगा जब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो जेन्युइननेस है वो अगर क्वेश्चन में है तभी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई है। और ये वाला जो आपका सेक्शन है सेक्शन 22A, इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इट वाज इंसर्टेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से सेक्शन 22A को ऐड किया गया था। पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारे एविडेंस एक्ट में नहीं था। ठीक है, इस एक्ट से इस 22A को ऐड किया गया था। Now, talking about section 23. Section 23 says admission in civil cases when relevant. कब कब सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट होगा, कब कब सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट होगा। सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट एडमिशन इन सिविल केसेस इज नॉट रेलेवेंट। सेक्शन 23 बताता है कि एडमिशन जो है वो सिविल केसेस में तब रेलेवेंट नहीं होगा इफ it is made upon an express condition that evidence of it is not be given। जब ये बता दिया गया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है कि जो उसका एविडेंस है वो नहीं दिया गया है तो नहीं होगा रेलेवेंट। ठीक है, made under circumstances that parties agreed that evidence of it is not to be given। आर्ग्यूमेंट हुआ पार्टीज के बीच में कि इसका जो एविडेंस है वो नहीं दिया गया है, लेकिन ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही एप्लीकेबल होती है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है, क्रिमिनल केस में नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चारों सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।